नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी जिससे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण, जिसका मुख्य टॉपिक है हमारा भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो शरीर के विकास के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें संतुलित भोजन से ही प्राप्त हो सकती हैं। तो एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता है, इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको भी पता होगा। आप भोजन करोगे तो आपका स्वास्थ्य प्रॉपर बना रहेगा और स्वच्छता आपके आसपास बनी रहेगी तो स्वास्थ्य क्या होगा, आपका अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं ये तीनों टॉपिक भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, जो कि किसके ऊपर फोकस करता है। ये जो तीनों जो है रिलेटेड हैं, किसके ऊपर फोकस करता है, भोजन के ऊपर। तो पहले हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में, फिर बात करेंगे स्वच्छता के बारे में और स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे अब शाब्दिक अर्थ में कहो तो शरीर के विकास के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है कि संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में बार बार ये क्वेश्चन आया है। तो पहला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिस इंग्लिश में भी हम कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। तो शरीर को तुरंत ऊर्जा यानी कि एनर्जी फूड प्राप्त होती है। हमारे शरीर को 50 से 75% तक ऊर्जा की प्राप्ति इसी से होती है। इसके प्रमुख स्रोत हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू इत्यादि। तब ये रेशेदार पदार्थ क्या हैं? जैसे आप सोच रहे होंगे कि रेशेदार पदार्थ, तो ये रेशेदार पदार्थ आखिर हैं क्या? तो ये रेशेदार पदार्थ जो है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंग्लिश में इसको फाइबर्स भी कहते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें, जैसे आपको सलाद हो गए, इन चीज़ों से जो आपको प्राप्त होती हैं वही रेशेदार पदार्थ होती हैं। जैसे खीरा वगैरह हो, जैसे हम लोग सलाद में खाते हैं, खाने के साथ अगर आप सलाद लेते हैं तो वो आपको क्या होगा, हेल्दी होगा, बहुत फ़ायदे होंगे। अगर ये सारी चीज़ें किसी फूड के अंदर है तो वो संतुलित कहलाएगी। मतलब ये जितनी सारी वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल, रेशेदार जितनी भी हैं तो क्या कहलाएंगी, वो संतुलित कहलाएंगी। अगर इनमें से किसी की कमी हो गई तो वो हमारा अंशुलित कहलाएगा, जिसके वजह से बच्चे या व्यक्ति के अंदर कुपोषण देखने को मिलता है। ये कुपोषण जो है वो लंबे समय तक असंतुलित भोजन करने से होता है। मतलब लंबे समय तक हम उल्टा पुल्टा खाते हैं, मतलब संतुलित भोजन नहीं करते, उसी की वजह से क्या होता है, कुपोषण होता है, जिसके चलते बच्चा हो या व्यक्ति कुपोषण का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। तो हमें हमेशा संतुलित ही पदार्थ खाना खाने चाहिए, असंतुलित नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, शरीर को तुरंत ऊर्जा यानी कि एनर्जी फूड प्राप्त होती है। हमारे शरीर को 50 से 75% तक ऊर्जा की प्राप्ति इसी से होती है। इसके प्रमुख स्रोत हैं गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा, आलू इत्यादि। तो शरीर को मतलब तुरंत ऊर्जा देने के लिए या प्राप्त करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा तत्व है या पदार्थ है, जिसके कारण हमारे शरीर की आधी से अधिक या 1/3 मतलब एक तिहाई भाग जो है वो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट को और किन नाम से जाना जाता है, तो तुरंत उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले चीज़ के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ऊर्जा जो है आदान प्रदान करती है, उसी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं,
तो हमारे गेहूँ हैं, चावल है, मक्का है, बाजरा है, आलू है इत्यादि, इन सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत पाई जाती है, जिससे हमारे शरीर में क्या होती है, तुरंत खाते ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक का, जो है प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन का भी एक निक नेम होता है, तो पहले आइए प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ हमारे शरीर यानी कि वृद्धि विकास, जिसे हम बिल्डिंग मटेरियल्स मरम्मत की करने के काम आते हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं सभी प्रकार की दालें, दूध, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज इत्यादि हैं। तो अब प्रोटीन का भी एक निक नेम है, जिसे बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। इसके निक नेम क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है, इसका निक नेम है कहते हैं। या फिर हमारी मरम्मत, ये हमारी क्या करता है, शरीर की मरम्मत भी करता है, जिसे हम शॉर्टकट में मरम्मत यहाँ पे लिखे हैं। मरम्मत भी करता है। हमारे शरीर में जो चोट वोट लग जाती है, जैसे कभी भी हमारे शरीर में जो चोट वोट लगती है, तो उसे क्या करता है, तुरंत ठीक करता है। याद रखिएगा, प्रोटीन की वजह से हमारे शरीर की वृद्धि होने में, यानी मांसपेशियां जो बढ़ती हैं, वो प्रोटीन के वजह से ही क्या होती हैं, बढ़ती हैं। किसकी वजह से बढ़ती हैं? प्रोटीन की वजह से ही क्या होती है, हमारी मांसपेशियां बढ़ती हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी विकास होता है या वृद्धि होती है, मांसपेशियों में भी आप देखते हैं कि बढ़ते हैं, तो किस लिए होती है, तो हमारे प्रोटीन के वजह से ही क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस दोनों रोगों में देखिए, तो इससे प्रोटीन से क्या होता है, इसकी कमी से हमें क्या होते हैं, दो रोग होते हैं। कौन कौन सा? क्वाशियोरोकर एवं सूखा रोग हो जाता है। तो ये जो दोनों रोगों में क्या होती है, पता है आपको? क्वाशियोरोकर एवं सूखा रोग में क्या होता है, पहले तो हमारी चमड़ी ढीली हो जाती है। इन दोनों रोगों में चमड़ी ढीली हो जाती है, बच्चा दुबला पतला हो जाता है, कुपोषण का वो शिकार भी हो जाता है। इन दोनों रोगों में चमड़ी ढीली हो जाएगी और बच्चा जो है वो दुबला पतला हो जाएगा और वो कुपोषण का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे वर्जिलियम ने किया था। आपको पता है 1938 में इन्होंने किया था। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस सन में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1938 में हुआ था और जे वर्जिलियम ने किया था। तो ये हमारा था प्रोटीन। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक जो हमारा है, वसा है, इसे फैट्स भी बोलते हैं। यह हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल्स कहलाता है। इसके प्रमुख स्रोत दूध, घी, तेल, मक्खन इत्यादि हैं। तो वसा यानी कि फैट, हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वसा यानी कि फैट। अब इसका निक नेम क्या है, जो इसका निक नेम जो हमारा है वो क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल या ऊर्जा बैंक भी बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंक भी बोलते हैं। क्योंकि देखो वसा जो होता है, अगर आपकी जो है आपकी सारी ऐसी अवस्था में होगा जहाँ खाना नहीं मिल रहा होगा, तो वसा का यूज करेगा शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो हमारा शरीर क्या करता है, जब उसे खाना नहीं मिलता है तो वसा से क्या करता है, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसे क्या करता है, उसे यूज करता है। इसीलिए क्या कहते हैं, वसा। यानी कि हमारे शरीर को खाना नहीं मिलता है तो वो वसा से क्या करता है, यूज करता है। इसी को हम वसा बोलते हैं। अब बात करते हैं हम चौथा टॉपिक जल के बारे में। तो जल को हम वाटर भी कहते हैं। तो जल जो हमारा है, सिंपल सा रूल है कि जल जीवन का आधार है। हमारे शरीर में 60 से 70% तक जल होता है। जल की पूर्ति के लिए हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। हमें डेली कितना पानी पीना चाहिए, मिनिमम जो है हमारा 2 से 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो क्या है, 60 से 70% हमारे शरीर में क्या है, जल है। तो जल इम्पोर्टेंट है। तो जल हमें क्या करना चाहिए, डेली 2 से 3 लीटर तक हमें जल पीना चाहिए। ये तो आपके 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। अब चलते हैं मेन पॉइंट यानी विटामिन्स के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं विटामिन्स। तो इसे रक्षात्मक भोजन यानी कि
प्रोटेक्टिव फूड, इसे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। यह हमारे शरीर को रोगों से क्या करता है, बचाता है। तो विटामिन का जो निक नेम है वो है रक्षात्मक भोजन, यानी प्रोजेक्टिव फूड। इसे हम इंग्लिश में प्रोजेक्टिव फूड कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की लवण, खनिज, ऊर्जा नहीं मिलती है तो कौन सी है, वो विटामिन है। विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की लवण या खनिज ऊर्जा नहीं मिलती है। ये हमारे शरीर को क्या करता है, रोगों से बचाता है, इसीलिए इसे रक्षात्मक कहते हैं हम। रक्षात्मक क्या है, इसका शॉर्ट नेम है, इसे हम रक्षात्मक कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम प्रोजेक्टिव फूड कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विटामिन शब्द जो है वो 1911 में प्रयोग किया गया था। अब इसे कौन किया था, तो सी फंक ने किया था। विटामिन शब्द का यूज सी फंक ने 1911 में प्रयोग किया था। एग्जाम में पूछ सकता है कि 1911 में सी फंक ने किसका वो प्रयोग किया था, तो विटामिन शब्द का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन शब्द का प्रयोग किस सन में हुआ था, तो 1911 में हुआ था। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सी फंक ने किया था। तो जो ये हमारा, अब पूछा जाए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है घुलनशीलता के आधार पर हमारा जो विटामिन है वो 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर ही होता है 2 प्रकार के। तो पहला हमारा हो गया कौन सा, वसा में घुलनशील, और दूसरा हो गया हमारा जल में घुलनशील। पहला वसा में क्या होता है, पहला वसा में घुलता है और दूसरा जो है हमारा वो जल में घुलता है। अभी मैं आपको आगे टॉपिक दूंगी, 2 टॉपिक है, एक वसा के लिए है और दूसरा जल के लिए है। उसे अच्छे से आप नोट कीजिएगा, उसमें आपको बहुत इजी समझ में आएगा। जैसे हमारा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो ए है, डी है, ई है एंड के है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वसा में घुलता है। और जो जल में घुलनशील हो तो उसे वो हमारा है बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी है जो हमारा जल में घुलता है। तो अभी भी मैं आपको दोनों टॉपिक दूंगी, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, तो उसे आप अभी नोट करिएगा। ये हमारा पहला वाला है जो क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है, यानी कि विटामिन जो हमारा ए, डी, ई और के है, ये वसा में पूरी तरह क्या होता है, घुलनशील होता है। ये है हमारा दूसरा जो जल में घुलनशील होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। तो ये हमारा जल में घुलनशील होने वाले विटामिन हैं। तो इसको आप दोनों को, ए और बी दोनों को अच्छे से नोट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।